हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल उत्तराखंड में। दोस्तों, अभी तक हम इससे पहले राजा कल्याणपाल, विजयपाल, सहजपाल और साथ ही साथ देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज बात करते हैं दोस्तों राजा बलभद्र शाह की। चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज बात करते हैं दोस्तों राजा बलभद्र शाह की, जिसका टाइम पीरियड है 1575 से लेके 1591 तक। दोस्तों ये राजा बलभद्र शाह समकालीन है अकबर का, यानी दिल्ली में शासन किसका है? अकबर का। दोस्तों इससे पिछली वाली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि राजा सहजपाल, बलभद्र शाह और मानशाह ये तीनों राजा अकबर के समकालीन रहते हैं, यानी दिल्ली में इसका शासन रहता है और गढ़वाल के अलग अलग टाइम पीरियड में तीन राजाओं का शासन रहता है, राजा सहजपाल, बलभद्र शाह और मानशाह, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों इसका टाइम पीरियड है यहाँ पे 1575 से लेके 1591 तक। अकबर का टाइम पीरियड रहता है दोस्तों 1556 से लेके और 1605 तक। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का टाइम पीरियड है और राजा सहजपाल का 1547 से लेके 1575 तक। किसका? सहजपाल का। और 1591 के पश्चात 1611 ईस्वी तक राजा मानशाह का शासन रहेगा। कहां पर? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। अब बात करते हैं दोस्तों राजा बलभद्र शाह के अन्य नामों की। तो इसके बेसिकली तीन नाम थे, बलराम शाह, राम शाह और बहादुर शाह। बलभद्र शाह के तीन अन्य नाम थे, बलराम शाह, राम शाह और बहादुर शाह। दोस्तों ये राम शाह अकबर ने अपने रचना अकबरनामा में लिखा था, यानी इस राम शाह का उल्लेख अकबरनामा में किया गया है। कहां पर? अकबरनामा में, जो कि अकबर की एक रचना है। अब बात करते हैं दोस्तों बलभद्र शाह की। कवि देवराज ने तुलना की है भीमसेन से, यानी कवि देवराज ने अपनी पुस्तक गढ़वाल लाल वंशावली में बलभद्र शाह की तुलना किससे की है? भीमसेन से। इसके पीछे भी दोस्तों एक रीजन है, एक छोटी सी कहानी है जो इतिहासकारों ने बताई है। दोस्तों होता यह है कि एक दरवाजा रहता है बड़ा सा, उसको 30-40 लोग उठा नहीं पाते हैं, यानी बलभद्र शाह के दरबार में एक बड़े दरवाजे को 30-40 लोग उठा नहीं पाते हैं, लेकिन ये बलभद्र शाह कहानी के अनुसार इस दरवाजे को उठा देता है। दोस्तों वैसे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो भगवान का रूप मान सकते हैं, क्योंकि यार जिस दरवाजे को 40 लोग नहीं उठा पा रहे हैं उसको अकेला बंदा कैसे उठाएगा। पर फिर भी हम इतिहासकारों ने लिखा है तो हम मान लेते हैं कि इस बलभद्र शाह ने वो दरवाजा उठाया है, और इसी के बावजूद कवि देवराज ने इसकी तुलना भीमसेन से की है। बस दोस्तों इतना फैक्ट याद रखना कि कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना किससे की है? भीमसेन से की है। अब बात करते हैं दोस्तों बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी। तो दोस्तों अगर फैक्ट के अनुसार देखा जाए, कहानी के अनुसार देखा जाए, टाइम पीरियड के अनुसार देखा जाए, तो बलभद्र को शाह की उपाधि अकबर ने दी थी, क्योंकि अकबर के समकालीन है बलभद्र शाह। इसीलिए इसके अनुसार बलभद्र को शाह की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पीछे दो रीजन और हैं, दो कहानियां हैं, छोटी छोटी सी कहानियां जो इतिहासकारों ने बताई हैं। पहली कहानी यह है दोस्तों कि कुछ विद्रोही रहते हैं जो यहाँ पर तराई भाबर वाले क्षेत्र से दिल्ली के इस कोने में, यहाँ पर इन साइडों में, यानी दक्षिणी हिस्से में विद्रोह करते रहते हैं। छोटे मोटे विद्रोही विद्रोह करते रहते हैं दिल्ली के साइड एरिया में, और छुप जाते थे ये तराई क्षेत्र में, तराई भाबर वाले क्षेत्र में ये विद्रोह करने वाले छुप जाते थे। और बलभद्र शाह ने क्या किया? इनको अपने सैनिकों को भिजवाकर इन विद्रोहियों को कैद किया और अपने राजदूतों के साथ दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली भेजने के पश्चात अकबर खुश हो जाता है यार कि इसने
विद्रोह करने वालों को कैद करके मेरे पास भेज दिया। किसने? गढ़वाल के शासक बलभद्र शाह ने। और तभी से दोस्तों राजदूत भेजने की प्रथा शुरू होती है। यानी परमार वंश का ऐसा पहला शासक जिसने राजदूत भेजने की प्रथा शुरू की वो है आपके बलभद्र शाह। कौन? बलभद्र शाह। अब दूसरी कहानी है दोस्तों, एक बार होता यह है कि अकबर शिकार करने के लिए जाता है। कहां पर? तराई क्षेत्र में। और बलभद्र शाह भी पहुंचा रहता है। कहां पर? तराई क्षेत्र में। और होता यह है दोस्तों कि एक बाघ अचानक आक्रमण कर देता है। किस पर? अकबर पर। कहानी के अनुसार एक बाघ अचानक आक्रमण कर देता है अकबर पर और बलभद्र शाह उस बाघ से इस अकबर को बचा लेते हैं। यानी बलभद्र शाह अपनी तलवार से बाघ को मार देता है और अकबर की जान बचा देता है। और अकबर इस बलभद्र शाह को अपने राज दरबार दिल्ली में लाता है और वहां पर इसको शाह की उपाधि देता है। कहां पर? अपने राज दरबार में इस बलभद्र शाह को शाह की उपाधि देता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, उत्तराखंड एग्जाम में, कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने प्रदान की थी। अब होता यह दोस्तों, इसमें 2 फैक्ट हैं। परीक्षा वाणी के अनुसार और उत्तराखंड यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के अनुसार बलभद्र को शाह की उपाधि बहलोल लोदी ने दी थी। यानी दोनों बार इस क्वेश्चन का आंसर बहलोल लोदी माना गया। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में उत्तराखंड के और दोनों बार उत्तराखंड आयोग ने आंसर बहलोल लोदी को बताया। इसीलिए दोस्तों अगर दोबारा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सही आंसर बहलोल लोदी करना। अगर बहलोल लोदी ऑप्शन में नहीं देगा तो आपको अकबर यानी आपको अकबर सेलेक्ट करना है। अगर अकबर नहीं होगा तो बहलोल लोदी, क्योंकि परीक्षा वाणी और यूके ट्रिपल एससी और उत्तराखंड आयोग ने बहलोल लोदी को इसका सही आंसर माना है। इसीलिए दोस्तों ये फैक्ट याद रखना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ग्वालदम के युद्ध की, यानी ग्वालदम का युद्ध। दोस्तों ग्वालदम एक जगह है यहाँ पर चमोली और बागेश्वर सीमा पर, यानी चमोली और बागेश्वर सीमा पर एक जगह है ग्वालदम। और इसी के आसपास बधानगढ़, जो कि गढ़वाल का सबसे मजबूत गढ़ है बधानगढ़, वो भी चमोली और बागेश्वर सीमा पर स्थित है। दोस्तों होता यह है कि गढ़वाल में शासन कर रहे होते हैं बलभद्र शाह, यानी गढ़वाल में किसका शासन है? बलभद्र शाह का। और यहाँ पर बागेश्वर में एक कत्यूरी राजा शुकालदेव या शुकलदेव शासन कर रहे होते हैं। कौन? शुकलदेव या शुकालदेव। और यहाँ पर दोस्तों कुमाऊं वाले क्षेत्र में चंदवंश का एक शासक रुद्रचंद शासन कर रहा होता है। ये रुद्रचंद शासन करता है कहाँ पर? कुमाऊं के क्षेत्र में चंदवंश के रूप में। और दोस्तों ये रुद्रचंद अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, यानी अपने राज्य की सीमा बढ़ाना चाहता है, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है या अपने राज्य को विस्तार रूप देना चाहता है। तो दोस्तों ये रुद्रचंद अपने राज्य को विस्तार करने के लिए सोचता है कि मैं युद्ध करूं कहां पर? ग्वालदम या बधानगढ़ के क्षेत्र पर। ये राजा रुद्रचंद ग्वालदम और बधानगढ़ पर युद्ध करने के लिए प्लानिंग करता है। और जैसे ही पता चलता है कत्यूरी राजा सुकालदेव को, तो सुकालदेव टेंशन में पड़ जाता है कि यार अगर रुद्रचंद बधानगढ़ या ग्वालदम पर अटैक करता है तो ये तो मेरे राज्य को कुचलते हुए जाएगा, यानी ये बागेश्वर से होते हुए जाएगा इस सीमा पर। कहां पर? ग्वालदम और बधानगढ़ पर। तो ये राजा सुकालदेव गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह से संधि कर लेता है और कहता है कि अब रुद्रचंद कभी भी अटैक कर सकता है ग्वालदम पर। और ये सुकालदेव बोलता है कि हम अब संधि कर लेते हैं और हम दोनों मिलकर राजा रुद्रचंद के साथ युद्ध करेंगे, यानी राजा रुद्रचंद के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। तो दोस्तों
जैसे ये रुद्रचंद अपनी सेना ले जाता है बधानगढ़ या ग्वालदम पर अटैक करने के लिए, तो सुकालदेव इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी इसकी सेना को रोक नहीं पाता है। कहां पर? बागेश्वर पर। तो रुद्रचंद की सेना चली जाती बधानगढ़ के आसपास या ग्वालदम के आसपास। तो दोस्तों ये सुकालदेव क्या करता है, ये सुकालदेव क्या करता है, इसमें रुद्रचंद के आधे सैनिक तो चले गए इधर बधानगढ़ और ग्वालदम की ओर। जो आधे सैनिक थे सुकालदेव उन सैनिकों को रोक देता है और साथ ही साथ उनके राशन पानी को भी रोक देता है। किनके? रुद्रचंद के सैनिकों के। दोस्तों जो ये युद्ध होता था, युद्ध एक दिन के लिए नहीं था, ये युद्ध महीनों, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कई बार 2 साल 3 साल तक लगातार चलता था। तो ये राजा अपने साथ राशन पानी वगैरह लेके जाते थे। तो सुकालदेव इस राजा के सैनिकों का राशन पानी रोक देता है और साथ ही साथ कुछ सैनिकों को भी रोक देता है आगे जाने से। कहां पर? बधानगढ़ में। तो दोस्तों बधानगढ़ में इस रुद्रचंद के सैनिक थोड़ा बहुत लूटपाट मचा देते हैं, थोड़ा बहुत लूटपाट। दोस्तों इस युद्ध में रुद्रचंद का सबसे ताकतवर सेनापति, जो पावरफुल सेनापति था, पुरखू पंत यानी पुरुष पंत। कई पुस्तकों में इसका नाम पुरखू पंत भी लिखा गया है। तो ये जाता है युद्ध करने ग्वालदम पर। तो काफी सारे एरिया में ये लूटपाट मचा देता है। लेकिन दोस्तों होता ये है, बलभद्र शाह अपने सैनिकों को ये आदेश देता है, ये एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, देता है कि जो इस पुरशु पंत को मारेगा या जो इस पुरशु पंत का सर मेरे राज दरबार गढ़वाल में लाएगा और जिस जिस एरिया से उस पुरशु पंत का सैनिक पुरशु पंत का सर ये गढ़वाल में लाएगा, उस राज्य को मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो इस पुरशु पंत को मारेगा। तो सारे व्यक्ति तैयार हो जाते हैं, इसके सारे सैनिक कि सब सोचते हैं, सबका टारगेट बन जाता है पुरशु पंत। सारे व्यक्तियों का टारगेट बन जाता है पुरशु पंत या पुरुष पंत या पुरखू पंत। तो एक व्यक्ति इस पुरुष पंत को मार देता है और इसके सर को ले आता है गढ़वाल में। और वो बलभद्र राजा, जो व्यक्ति इसको मारता है पुरखू पंत को, उसको वो जहां से उसको उसके सर को लाया था वो भूमि या वो राज्य दे देता है दान में। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें तिथि की, यानी ये युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों वाल्टन के अनुसार ये 1581 में हुआ था। ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध वाल्टन के अनुसार 1581 में हुआ था। और शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, यानी शिव प्रसाद डबराल एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बताया कि 1590-91 में ये युद्ध हुआ था। कौन सा? ग्वालदम का युद्ध। और दोस्तों इस युद्ध में पुरशु पंत मारा गया। कौन मारा गया? राजा रुद्रचंद का पावरफुल सेनापति पुरुष पंत या पुरखू पंत। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, जो कि एक इतिहासकार हुए हैं उत्तराखंड में। तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इस समय यानी जब ग्वालदम का युद्ध होता है, गढ़वाल में दुलाराय शाह का शासन था। यानी बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा है कि जब ग्वालदम का युद्ध हुआ था उस टाइम पर गढ़वाल का शासक कौन था? दुलाराय शाह। अब दोस्तों यहाँ पे डाउट उत्पन्न हो गया यहाँ पे दोस्तों कि किसी ने कहा कि ये आपका बलभद्र शाह, किसी ने कहा कि दुलाराय। तो एक डाउट हो गया यहाँ पे उत्पन्न। दोस्तों आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार दुलाराय शाह गढ़वाल का शासक था, और वैसे नॉर्मली बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच ये युद्ध होता है, ग्वालदम का युद्ध। और इस युद्ध में बागेश्वर का सुकालदेव साथ देता है बलभद्र शाह का। अब बात करते हैं दोस्तों, अब होता है ये दोस्तों 1591 में, यानी 1591 के आसपास बलभद्र शाह की मृत्यु हो जाती है। किसकी? ये राजा बलभद्र शाह की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों
मृत्यु होने के पश्चात ये रुद्रचंद यानी चंद्रवंश का राजा जो कुमाऊं पे राज कर रहा है, ये राजा अटैक करता है कहां पर? सुकाल देव पर, और सुकाल देव को मार देता है क्योंकि इसने इसका क्या रोका था यहाँ पे? राशन पानी, जब ये युद्ध करने जा रहा था ग्वालदम का युद्ध। तो सुकाल देव को मार देता है रुद्रचंद। और कौन से युद्ध में? बैजनाथ के युद्ध में। इस युद्ध को बैजनाथ का युद्ध बता दिया गया कि रुद्रचंद ने सुकाल देव को किस युद्ध में मारा था? बैजनाथ के युद्ध में। यानी बैजनाथ के युद्ध में राजा रुद्रचंद ने सुकाल देव को मारा था। किसको? सुकाल देव को मारा था। दोस्तों इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बन गए यहाँ पे, जैसे ग्वालदम कहाँ पर है? चमोली और बागेश्वर सीमा पर। सेम गढ़वाल का सबसे मजबूत गढ़ बधानगढ़ कहाँ पर है? ये भी चमोली और बागेश्वर सीमा पर। सेम अगर उसी प्रकार देखें, ग्वालदम का युद्ध वार्टन के अनुसार 1581 में और शिव प्रसाद डबराल के अनुसार 1590-91 में हुआ था। और इस युद्ध में राजा रुद्रचंद का सबसे ताकतवर सेनापति पुरुषोपंत मारा जाता है, या इसको कई बार पुरुषोपंत भी बता दिया गया है। तो इस युद्ध में मारा जाता है ये सेनापति पुरुषोपंत। और साथ ही साथ बद्रीदत्त पांडे के अनुसार इस समय गढ़वाल का राजा कौन था? दुलाराय शाह। ठीक है। और दोस्तों इसके पश्चात सुकाल देव जो कि बागेश्वर में कत्यूरी राजा है, उसको बैजनाथ के युद्ध में मार देता है राजा रुद्रचंद। अब बात करते हैं दोस्तों बलभद्र शाह के पुत्र मानसा की। तो दोस्तों बेसिकली बलभद्र शाह के दो पुत्र थे, मानसा और महपति शाह। और मानसा के भी दो पुत्र थे, श्याम शाह और धाम शाह, जिनके बारे में जानकारी मिली है। अर्थात बलभद्र शाह के दो पोते थे। कौन कौन? श्याम शाह और धाम शाह। ठीक है। आज बात करते हैं दोस्तों अब परमार वंश के 44वें राजा मानसा की, जिसका टाइम पीरियड है दोस्तों 1591 से लेके 1611 तक। और इसके समकालीन राजा हैं जो दिल्ली में हैं, मुगल डायनेस्टी के राजा अकबर और जहांगीर। यानी 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो 1605 से लेके 1611 तक जहांगीर समकालीन रहता है। किसका? परमार वंश के 44वें राजा मानसा के। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें स्रोत की, यानी कौन कौन से स्रोत मिले हैं या कौन कौन से सोर्स मिले हैं राजा मानसा के बारे में। दोस्तों इसमें पहला जो स्रोत मिला है वो मिला है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। यानी देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में इस राजा मानसा के बारे में 2 अभिलेख मिले हैं। कितने? 2 अभिलेख मिले हैं राजा मानसा के बारे में देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। पहला शिलालेख इसका मिला है 1608 में और दूसरा मिला 1610 में। यानी राजा मानसा के बारे में 2 शिलालेख मिले हैं देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। पहला मिला है 1608 में, दूसरा 1610 में। इन दोनों शिलालेखों में राजा मानसा का वर्णन किया गया था। किसका? राजा मानसा का। उसके बाद दोस्तों एक इतिहासकार या एक व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, विलियम फिंच नाम के। तो विलियम फिंच ने भी राजा मानसा का वर्णन किया है और इसके बारे में बताया। किसके? मानसा के बारे में। फिर उसके बाद दोस्तों एक मेधाकर शास्त्री इतिहासकार हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है रामायण प्रदीप। कौन सी पुस्तक? रामायण प्रदीप। और इस मेधाकर शास्त्री ने रामायण प्रदीप में राजा मानसा का वर्णन किया है। किसका? राजा मानसा का वर्णन रामायण प्रदीप में मेधाकर शास्त्री ने किया है। और साथ ही साथ जो इसका चौथा स्रोत है दोस्तों वो है मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य दोस्तों कवि भरत द्वारा लिखी गई है और इसमें भी किसका वर्णन किया गया है? राजा मानसा का वर्णन किया गया है मानवोदय काव्य में, जो कि कवि भरत द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये दोनों पुस्तकें रामायण प्रदीप और मानवोदय काव्य मैं ऑलमोस्ट अभी तक सारे टॉपिकों में डिस्कस कर चुका हूं इनके बारे में। तो दोस्तों ये दोनों पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? रामायण प्रदीप और मानवोदय काव्य। तो दोस्तों इन दोनों को
याद रखना दोनों अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके बारे में कि रामायण प्रदीप किसने लिखी, तो मेधाकर शास्त्री। मानदेय काव्य किसने लिखी, तो कवि भरत ने। तो दोस्तों ऐसे करके इनको याद रखना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों विलियम फिंच की। होता यह है दोस्तों, विलियम फिंच का एक व्यक्ति यानी विलियम फिंच नामक एक व्यक्ति या व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक व्यापारी या एक व्यक्ति भारत आया था और वो रहा जहांगीर के दरबार में। यानी कब आया होगा, 1605 के बाद। और जहांगीर के दरबार में रहा और इसे जहांगीर के दरबार में किसको, विलियम फिंच को जहांगीर के दरबार में राजा मानसा के बारे में जानकारी मिली। और इस विलियम फिंच ने मानसा के बारे में लिखा कि ये राजा यानी मानसा इतना धनवान था कि ये खाना भी सोने के बर्तन में खाता था। यानी विलियम फिंच आया किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। कहां से, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। और इसने राजा मानसा के बारे में बताया कि ये राजा इतना धनवान था कि ये खाना भी सोने के बर्तन में खाता था। किसके बर्तन में, सोने के बर्तन में खाता था राजा मानसा खाना। अब बात करते हैं दोस्तों, विलियम फिंच ने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी, द अर्ली ट्रेवल्स। विलियम फिंच जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक व्यापारी भारत आया था, उसने एक पुस्तक लिखी द अर्ली ट्रेवल्स। और इसने अर्ली ट्रेवल्स में मानसा के बारे में बताया। और हमको भी दोस्तों, हमें भी विलियम फिंच के बारे में द अर्ली ट्रेवल नामक बुक में जानकारी मिलती है। तो इस विलियम फिंच ने राजा मानसा के बारे में बताया है किस बुक में, द अर्ली ट्रेवल्स में। दोस्तों इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, द अर्ली ट्रेवल्स बुक में फोस्टर ने बताया कि दोस्तों इस द अर्ली ट्रेवल्स में फोस्टर ने वर्णन किया है दोस्तों 1583 से 1619 तक आने वाले यात्रियों का भारत में। यानी 1583 से 1619 तक भारत आने वाले यात्रियों का वर्णन फोस्टर ने किसमें किया है, द अर्ली ट्रेवल्स में। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों बलभद्र शाह के पुत्र थे मानसा और महपति शाह। महपति शाह के भी दो पुत्र थे, श्यामशाह और धामशाह। बलभद्र शाह का बड़ा पुत्र था मानसा, जो कि परमार वंश का या पंवार वंश का 44वां राजा है। इसके बारे में विभिन्न स्रोत मिले हैं, कहां से, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से इसके 2 शिलालेख मिले हैं। विलियम फिंच ने इसके बारे में बताया है, रामायण प्रदीप में मेधाकर शास्त्री ने इसका वर्णन किया है। और साथ ही साथ मानदेय काव्य में भी कवि भरत ने इस राजा मानसा का वर्णन किया है। और दोस्तों ये राजा था समकालीन किसका, अकबर और जहांगीर का। और बात करते हैं दोस्तों विलियम फिंच की। तो विलियम फिंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आया हुआ एक व्यापारी या व्यक्ति था जिसने राजा मानसा के बारे में द अर्ली ट्रेवल्स नामक बुक में बताया।